यूएनजीए की तैयारी, भारत सब पर भारी। कैसे, ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं ट्रेंड्स में वो कौन कौन सी खबर है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। ये तमाम खबरें इस वक्त आप वॉल पर देख पा रहे हैं। हम बात करने वाले हैं भारत सब पर भारी कैसे है। हम बात करेंगे यूएस को क्या गलती का एहसास हो गया है क्या, या फिर ट्रंप की एक नई चाल है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर की बात भी होगी, 88 घंटे तक कैसे घमासान हुआ, वो सब कुछ इनसाइड स्टोरी के जरिए आपको बताएंगे। पीओके में बड़ी हलचल इस वक्त क्या है, मुनीर की साजिश भयंकर किस तरह से है, वो आपको बताएंगे। और जो पूरे देश से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है कुदरत के कहर की, वो भी आपको दिखाएंगे और साथ ही करंट अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। सवाल ये भी है कि अगला मुखिया कौन, यानी बीसीसीआई में गेम ऑन की बात करेंगे। तमाम खबरें होंगी, लेकिन आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं एक्स पर, देखते हैं वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं, यहां पर कई सारे आपको हैशटैग्स नजर आने वाले हैं, लेकिन हम इन्हीं हैशटैग के बारे में बात करेंगे। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स की बात होगी, इंडिया एंड द यूएस की बात होगी। दरअसल ट्रंप की टैरिफ वॉर के बीच भारत ने अपना नया कूटनीतिक दांव चल दिया है। भारत ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के सत्र में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। जुलाई में यूएनजीए के वक्ताओं की जारी प्रारंभिक सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम 26 सितंबर को भाषण देने वालों में शामिल था। हालांकि अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी की गई एक नई सूची में जिक्र है कि 27 सितंबर को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर यूएनजीए को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सत्र में शामिल न होने को लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब स्थिति क्लियर हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर ही इस मीटिंग में शामिल होंगे। दरअसल आपके लिए अब कुछ और बातें समझना बहुत जरूरी है। भारत के इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए पोडियम से वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सत्र को संबोधित भी करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी ट्रंप को स्पष्ट संदेश देने के लिए काफी है कि भारत न झुकेगा और न रुकेगा। भारत अपनी विदेश नीति के जरिए अपने देशवासियों के हितों के लिए बिना किसी दबाव के निरंतर काम करता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होने जा रहा है और इसमें आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलने वाली है, जिसमें ब्राजील पारंपरिक तौर पर सत्र का पहला वक्ता यहां पर होगा और इसके बाद अमेरिका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए मंच से वैश्व नेताओं को संबोधित करेंगे, जो व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र सत्र को पहली बार यहां पर देखिए संबोधित करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में साल का सबसे व्यस्त राजनयिक सत्र माना जाने वाला ये उच्च स्तरीय सत्र हर साल सितंबर में शुरू होता है और इस साल ये सत्र जारी इजराइल हमास युद्ध और यूक्रेन संघर्ष के बीच आयोजित हो रहा है। ये सत्र 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक बैठक के साथ शुरू किया जाएगा और इसीलिए काफी इसे इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। आइए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कुछ और खबरें देखते हैं और अब देखते हैं ट्रुथ पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। आइए आपको ट्रुथ पर भी दिखा देते। तो यहां पर आपको देखिए ट्रंप की गलती की हम बात करने वाले हैं। क्या ट्रंप को गलती का एहसास हो गया है या फिर उनकी ये नई चाल है? ये सवाल क्यों? दरअसल आपको ये बताएं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक मोर्चे पर कंफ्यूज दिखते हैं। ट्रंप कब क्या कहेंगे कोई भरोसा इसका नहीं है। उनकी डिप्लोमेसी में कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है।
एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और बोलने लगते हैं। लेकिन शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिससे पूरी दुनिया में कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ चुका है। दरअसल ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया है और यहां पर उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। कहा कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों लिखा है? ये सवाल इस वक्त उठ रहा है। ये ट्रंप का डर है या कोई नई प्लानिंग है, या फिर भारत से संबंध बिगड़ने का पश्चाताप है, या रूस चीन भारत के बदलते समीकरणों से उनकी ईर्ष्या है? बहुत सारे इस तरह के सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ में नजर आ रहे हैं। जो पोस्ट अभी आप देख भी रहे हैं और ये तभी की तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और शायद यही वो तस्वीरें हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में आ चुके हैं। इस तस्वीर के साथ जो उन्होंने हाल ही में शेयर की, उन्होंने कैप्शन भी लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा कि हमने भारत और रूस को डीपेस्ट डार्केस्ट चीन के हाथों खो दिया। मेरी कामना है कि उनका ये गठजोड़ लंबा और खुशहाल हो। ऐसे में क्वेश्चन है कि आखिर ट्रंप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना एक खास दोस्त भी बता दिया है और भारत अमेरिका के रिश्तों को बेहद खास उन्होंने यहां पर बताया है। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. तो ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि हमारे रिलेशंस के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए आभार। राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। भारत अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। ये पोस्ट आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. But that's really what I would say. तो कुल मिलाकर भारत अमेरिका के बीच कूटनीतिक दांव पेच का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कूटनीति से ट्रंप के टैरिफ के जरिए दबाव बनाने की कूटनीति की हवा निकाल चुके हैं और ऐसे में ट्रंप के एक के बाद एक सामने आ रहे स्टेटमेंट ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या ट्रंप को टैरिफ वाली गलती का एहसास हुआ है या फिर वो दबाव बनाने के लिए कोई नई चाल चल रहे हैं। इन सवालों से इतर सच तो ये भी है कि ट्रंप भारत रूस चीन की नजदीकी से परेशान है। उनकी इस परेशानी की सबसे ताजा वजह एक तस्वीर है जब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर मुलाकात होती है। यही तो वो तस्वीर है जो डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन दे देती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई जिसमें दोनों के संबंधों को और मजबूत करने पर यहां सहमति बनी। और इतना ही नहीं, तीनों देशों ने मिलकर अमेरिका की धमकियों का सटीक जवाब भी दिया जिसने ये बता दिया कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की सबसे खास जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि कोई कितना भी दबाव डाले, भारत अपने हितों की रक्षा करेगा और किसी कीमत पर झुकेगा नहीं। ये संदेश पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं और इसी वजह से अब कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में आते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखेंगे और अब आपको दिखाते हैं फेसबुक पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की मार, 88 घंटे तक घमासान। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में भगदड़ मच गई थी। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर बिफोर एंड बियॉन्ड
किताब के विमोचन कार्यक्रम में भारतीय सेना की भूमिका की सराहना की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने बेहतरीन रिस्पांस दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ 10 मई को सीजफायर के बाद भी युद्ध वहीं खत्म नहीं हुआ। जनरल द्विवेदी ने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि 10 मई को युद्ध खत्म हो गया, नहीं, ये लंबे समय तक जारी रहा क्योंकि कई फैसले लेने बाकी थे। हर एक एक्शन और नॉन एक्शन के लंबे समय तक प्रभाव रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह तय करना बड़ा सवाल था कि कब शुरुआत करनी है, कब रोकना है, कितनी ताकत और संसाधन लगाना है। आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय सेना की टीम वर्क की तारीफ उन्होंने की और कहा पूरा ऑपरेशन एक वेव की तरह चला। 88 घंटों तक किसी को अलग से प्लानिंग या आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ा। हर कोई यहाँ पर देखिए अपना अपना काम जानता था। इस बात का वो जिक्र करते हैं, कहते हैं कि यहीं से तो शुरुआत हुई, यहाँ तक कि जब हमें एक छोटा सा अंश मिला तो उसमें लिखा था बहुत हुआ, फाइल छोड़ो, जल्दी से मुजफ्फराबाद भागो। यही तो वो हमला था, वही फायर असॉल्ट जो हुआ। उन्होंने कहा कि ये किताब मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े सभी पहलुओं को बेहद स्पष्ट ढंग से पेश करती है। आपको सुनवाते हैं उन्हें। यहाँ तक कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हालात हैं और क्या असर पड़ा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही छोटा वक्त है इस चीज़ के बारे में बातचीत करने का, क्योंकि ऑप सिंदूर तो अभी कुछ दिन पहले ख़त्म ही हुआ है। इसको हमें लंबे समय के दूरबीन से देखना पड़ेगा। आज की तारीख पे आप देखें क्या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ख़त्म हुआ है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अभी भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुए हैं और कितने हम लोगों ने टेररिस्ट मार गिराए हैं और कितने लोग वापस भाग गए हैं। तो 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस दौरान सेना ने आतंकी ठिकानों पर सटीक जवाबी कार्रवाई की। जनरल द्विवेदी ने बताया कि दिग्गजों से सलाह ली गई और कई ऑप्शंस पर यहां चर्चा भी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि हर फैसला, चाहे वो एक्शन हो या नॉन एक्शन, भविष्य को प्रभावित करने वाला था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आर्मी चीफ ने यह कहा कि ये एक तरह से अनकही कहानी थी। उन्होंने कहा, और जैसा कि आप जानते हैं, गलती से जब दूसरी तरफ से लिस्ट आई कि कितनों को मरणोपरांत अवार्ड दिया जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका ज्यादातर श्रेय लाइन ऑफ कंट्रोल को जाता है। ये हाल ही की उन रिपोर्ट्स की तरफ इशारा था जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तानी सैनिकों के एक समूह को मरणोपरांत अवार्ड दिया जाना है। तो क्लियर उन्होंने यहां पर किया। पूरे की पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो लोगों के मन में सवाल थे, यहां उन सभी का जवाब देते हुए जनरल क्लियरली नजर आए। आइए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें देखते हैं और जल्दी से देखते हैं व्हाट्सएप पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। पीओके में बड़ी हलचल, मुनीर की साजिश भयंकर। भारत द्वारा सीमा पार किए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से पीओके में आतंकियों की घुसपैठ को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी सेना नए सिरे से तैयारी में जुट गई है। खुफिया इनपुट के मुताबिक पाक सेना पीओके के कई संवेदनशील इलाकों में डबल लेयर बंकर और मल्टी लेयर लॉन्च पैड तैयार करवा रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी थी। आपको याद होगा, मई महीने में भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना ने मिलकर एक संयुक्त अभियान ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। इस हमले में न केवल दर्जनों आतंकवादी मारे गए, बल्कि उनके लॉन्च पैड्स और सप्लाई नेटवर्क को भी भारी नुकसान पहुंचा। अब फिर से पीओके में तैयार हो रहे हैं आतंक के अड्डे। दरअसल पाकिस्तानी सेना भारत की स्ट्राइक में तबाह हो चुके ठिकानों को फिर से खड़ा करने में जुटी है। विशेष तौर पर पीओके में गतिविधियां तेज हो गई हैं। अलीबाग, जो ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से तबाह हो गया था, वहां पर मल्टीलेयर बंकर्स का निर्माण फिर से शुरू हो गया है। इसके अलावा अतमुकाम में चट्टानों की आड़ में डबल लेयर बंकर बनाए जा रहे हैं, जो कभी आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों के साझा अड्डे हुआ करते थे। कोटली और हजीरा जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी सैन्य गतिविधि देखी जा रही है। कहूटा, जो संवेदनशील और सामरिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट इलाका है, वहां भी इस वक्त निर्माण कार्य चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन गतिविधियों में पाकिस्तानी सैनिक
आम नागरिकों जैसे कपड़े पहनकर भी निगरानी करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। इससे यह तो क्लियर होता है कि पाकिस्तान सेना आतंकियों को सिर्फ छिपकर समर्थन नहीं दे रही है, बल्कि सीधे उनके साथ खड़ी है। ये भारत की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर संकेत है। कुल मिलाकर इन बंकर्स और लॉन्च पैड्स का पुनर्निर्माण ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान सरकार और सेना आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भले ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया हो, लेकिन इन नए गतिविधियों से यह तो क्लियर है कि खतरा अभी भी टला नहीं है। पीओके में हो रही हलचल ये बताती है कि आने वाले दिनों में सीमा पार घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं और भारतीय सेना इससे निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। आइए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें देखते हैं और अब देखते हैं YouTube पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। कुदरत के कहर की अब बात करते हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ प्रभावित पंजाब में स्थिति बहुत खराब है और अभी तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब राज्य के 23 जिलों के 1655 गांव में करीब 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त प्रभावित हैं और यहां करीब 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। युद्ध स्तर पर पंजाब में राहत बचाव कार्य इस वक्त तेजी के साथ चल रहा है। हिमाचल की बात करते हैं तो यहां भारी बारिश के कारण लगातार लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिल रही है। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी जिले के झलोगी में बनी सुरंग का साउथ पोर्टल धंस चुका है। तो वहीं कुल्लू में इनर अखाड़ा बाजार मलबे में यहां देखिए 3 लोग इस वक्त जो दब गए थे उनके शव यहां से मिले हैं। हिमाचल में अभी तक बादल फटने, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की अलग अलग घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। करीब यहां पर आप देखेंगे तो 2500 करोड़ की निजी और सार्वजनिक संपत्ति क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पूरे हिमाचल को अगर आप देखें तो आपदा प्रभावित पहले ही घोषित किया जा चुका है और अभी भी हालात यहां पर बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और न सिर्फ हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों की जब बात करते हैं तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। यमुना का जलस्तर 207 मीटर के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। जब राजस्थान की बात करते हैं तो यहां पर भी बारिश लगातार हो रही है और भारी बारिश की वजह से कई जिलों में नदी नाले उफान पर है। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के 5 जिले हैं जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इससे पहले शुक्रवार को जयपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर, नागौर, अजमेर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा ये तमाम वो जिले हैं जहां पर तेज बारिश हुई और भारी बारिश की चेतावनी के चलते शनिवार को अजमेर, कोटपुतली, बहरोड और बूंदी जिले के सरकारी और निजी स्कूल साथ ही जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर भी छुट्टी घोषित की गई। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहां पर भी भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटना लगातार देखने के लिए मिल रही है। जगह जगह सड़कों पर यातायात प्रभावित हो चुका है और कई वो भी इलाके हैं जहां पर सड़कों पर लैंडस्लाइड का मलबा आ गया है, जिसके कारण यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। यूपी की बात करें, कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ की त्रासदी लोग झेल रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में शासन प्रशासन की तरफ से लगातार राहत कार्य यहां पर चलाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस यहां लगातार चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाहे आप पहाड़ी इलाकों की बात करें या फिर मैदानी इलाकों की बात करें, हर जगह इस वक्त हालात चिंताजनक ही बने हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इंस्टा पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। और देखिए, अभी हमने इस खबर का जिक्र किया, आपको बताया कुदरत की कहर की वजह से हालात क्या है, लेकिन अब हम बात करेंगे बीसीसीआई की। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई की 94वीं वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम इस महीने मुंबई में होनी है और बीसीसीआई की इस बैठक में बीसीसीआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव होगा। खबरें ऐसी हैं कि बीसीसीआई की एजीएम से पहले एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है जिसमें बोर्ड के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेने वाले हैं। बंद कमरे में होने वाली इस मीटिंग में आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। समझने की जरूरत है कि आखिरकार बीसीसीआई अध्यक्ष पद का चुनाव हो ही क्यों रहा है। दरअसल आपको बताएं, रोजा बिन्नी की उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी है, जिसके चलते उन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था।
बीसीसीआई के संविधान के अकॉर्डिंग 70 साल से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति को बोर्ड में कोई पद नहीं मिलेगा। फिलहाल उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी की जगह कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार संभाले हुए हैं। बीसीसीआई में सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्षों के पदों पर पुराने पदाधिकारी ही यहां बने रहेंगे। अध्यक्ष पद के लिए बीसीसीआई ने अभी तक कोई नाम तय नहीं किया है। अध्यक्ष कोई पूर्व खिलाड़ी भी हो सकता है या फिर कोई वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक भी। बोर्ड ने अभी तक किसी एक उम्मीदवार पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। अंतिम फैसला हाई लेवल मीटिंग में ही लिया जाएगा। सवाल ये भी है कि अब अगला आईपीएल चेयरमैन कौन बनेगा। उधर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अध्यक्ष पद में बदलाव हो सकता है। पूर्व कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी आईपीएल के अगले चेयरमैन बन सकते हैं। आईपीएल चेयरमैन पद के लिए बंगाल से अभिषेक डालमिया का नाम भी चर्चा में चल रहा है। डालमिया फिलहाल आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर सभी की निगाह अब इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार अगला अध्यक्ष कौन होगा।